दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लें। अगर जो आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मुस्लिम नेता ने भारत के विभाजन को एक विश्वासघातपूर्ण कार्य कहा था? किस मुस्लिम नेता ने भारत के विभाजन को एक विश्वासघातपूर्ण कार्य कहा था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत के विभाजन को एक विश्वासघातपूर्ण कार्य कहा था। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? किस राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान होता था क्या कहा जाता था? मुगल शासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान होता था उसे मीर बख्शी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को अंग्रेज़ों के लिए दुधारू गाय भी कहा जाता था? यह किस भारतीय राज्य को अंग्रेज़ों के लिए दुधारू गाय की संज्ञा दी गई थी? अवध। अवध को अंग्रेज़ों के लिए दुधारू गाय माना जाता था। अगला प्रश्न है, 9 दिन का प्रातः तारा अर्थात नए दिन का प्रातः तारा की संज्ञा किसे दी गई है? राजा राम मोहन राय को 9 दिन का प्रातः तारा कहा गया है, क्योंकि ये भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, इसलिए इनको 9 दिन का प्रातः तारा की संज्ञा से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1989 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया था। सिद्धू कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये अगला प्रश्न है कि सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। अगला प्रश्न है, वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाया था कौन थी? वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाया था वो राजा राम की पत्नी ताराबाई थी। अगला प्रश्न है, आंध्र भोज। आंध्र भोज की उपाधि किस शासक को दी गई है? यानी कि आंध्र भोज किस शासक को कहा जाता है? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान में परराष्ट्र मंत्री को क्या कहा जाता था? शिवाजी के अष्टप्रधान जो दरबारी थे, 8 लोगों की इनकी समिति थी राज दरबार की, उसमें परराष्ट्र मंत्री को सुमंत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा था? जेम्स प्रथम ब्रिटेन के महाराजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा था? तो 4 वर्षों तक जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में रहा था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अपना अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने 1510 में अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार किया था और उन्होंने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक अंचल को प्राचीन पंचाल के रूप में जाना जाता है? तो प्राचीन पंचाल के रूप में रुहेलखंड को जाना जाता है। ये वर्तमान में रुहेलखंड है, इसको प्राचीन काल में पांचाल देश के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीत के आयोजन का क्रम क्या था? प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी, जो कि राजगृह में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई थी और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर यानी कि कुंडल वन कश्मीर में
आयोजित की गई थी। आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। बौद्ध संगीतियों के आयोजन का क्रम अ का अक, जो आयोजन क्रम है किन शासकों के समय में आयोजित हुई थी? अ का अक। तो अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। और जगहों के नाम आप रा व पाकू, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। पहली, दूसरी, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के शासकों के काल और उनके आयोजन का स्थल। अगला प्रश्न है, मेघातिथि ने किस ग्रंथ पर टीका लिखा था? मेघातिथि ने मनुस्मृति पर टीका लिखा था या टिप्पणी लिखी थी। अगला प्रश्न है, खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र क्या था? 1857 के विद्रोह में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र बरेली था और इन्होंने बरेली में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था? तो पंजाब में अहमदिया आंदोलन के प्रारंभकर्ता मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। अगला प्रश्न है, किसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? डिज़रायली। डिज़रायली ने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में अभिहित किया था। अगला प्रश्न है, व्हिटले कमीशन का संबंध किससे है? व्हिटले कमीशन इम्पॉर्टेंट है, तो श्रम से है व्हिटले कमीशन का संबंध। और 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, या कितने प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? 6 प्रांतों में। 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का विचार रहमत अली ने अपनी किस पुस्तक में दिया? पाकिस्तान का विचार रहमत अली ने अपनी पुस्तक नाउ एंड नेवर, नाउ एंड नेवर था रहमत अली की पुस्तक का नाम, जिसमें उसने सबसे पहले मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट था उसको, उस राष्ट्र का नाम पाकिस्तान से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, नागपुर में होने वाले 1929 के ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? नागपुर में होने वाले 1929 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक कौन हैं? विलियम हंटर। 1870 में विलियम हंटर ने इंडियन मुस्लिम नाम से पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना को मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है? तो ये बहावी आंदोलन था जिसे मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति क्या थी? कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके प्रति लॉर्ड कर्जन की नीति क्या थी? लॉर्ड कर्जन इसके अस्तित्व को ही समाप्त कर देना चाहता था। अगला प्रश्न है, संगमरमर का प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, किसने बनवाया था? इसको बिमल देव ने बनवाया था। संगमरमर का ये प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि माउंट आबू में है, बिमल देव ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, आगरा का प्राचीन नाम क्या था? आगरा का प्राचीन नाम अकबराबाद था और दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर था। और योगिनीपुर और खंडप्रस्थ को मिलाकर जो आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो प्राचीन काल में योगिनीपुर और खंडप्रस्थ का भाग था। आगरा का प्राचीन नाम अकबराबाद था और दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर था। अगला प्रश्न है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी, जो कि अकबर के दरबारी थे, इन्होंने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, पादशाहनामा के लेखक कौन हैं? पादशाहनामा, इसके लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी थे। किस ग्रंथ में बौद्ध संघ जीवन के नियमों का संग्रह किया गया है? तो बौद्ध संघ जीवन के नियमों का संग्रह विनय पिटक में किया गया है। शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? शून्यवाद या माध्यमिक संप्रदाय के जनक नागार्जुन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में कर वसूलने का कार्य कौन करता था? समाहर्ता, जो कर वसूलने वाला अधिकारी था उसे समाहर्ता कहा जाता था।
शक एवं गुप्त संवतों के बीच कुल कितने वर्षों का अंतर है? शक एवं गुप्त संवतों के बीच कुल 242 वर्ष का अंतर है। अगला प्रश्न है कि किस विवाह में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी? किस विवाह में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी? आर्ष विवाह। आर्ष विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक भट्ट हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत हल्के में लिया था, लेकिन इसके तीसरे अधिवेशन से जो ब्रिटिश शासन का रुख था वो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन से ब्रिटिश सरकार का रुख सख्त होने लगा था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। ये पहले ब्रिटिश थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों के असह्य तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रहने की सहज प्रक्रिया बताई। किसके संबंध में कहा गया है? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में यह कथन है। अगला प्रश्न है समावर्तन संस्कार किसे कहा जाता है? समावर्तन संस्कार में शैक्षणिक जीवन की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार किया जाता था। अगला प्रश्न है श्रृंगेरी, द्वारिका, पुरी, बद्रीनाथ, 4 मठ हैं। श्रृंगेरी, द्वारिका, पुरी और बद्रीनाथ, इन 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने श्रृंगेरी, द्वारिका, पुरी और बद्रीनाथ में 4 मठों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है काजी उल कुजात किससे संबंधित था? तो काजी उल कुजात न्याय प्रक्रिया से संबंधित था। अगला प्रश्न है किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी? किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी? गुरु अर्जुन देव ने सिखों की सहायता की थी। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी सेना का सेनापति कौन था? बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध से भारत पर अंग्रेज़ों की बादशाहत पूरे दमखम के साथ स्थापित हो गई थी। इस युद्ध में कंपनी सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। इम्पॉर्टेंट है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। अगला प्रश्न है 20वीं सदी के आरंभिक 2 दशकों में राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता प्राप्त करना कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य था स्थापना के 2 दशकों में। अगला प्रश्न है कौन सा वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का श्रेष्ठ उदाहरण है? भारतीय और इस्लामी समन्वय का श्रेष्ठ उदाहरण है तबला। अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया था। और अगर जो प्रश्न आता है कि सितार का आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने ही सितार का भी आविष्कार किया था। और उस समय में खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभकर्ता भी अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न है मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य था मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू राजा। अगला प्रश्न है दारासिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? दारासिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के काल में हुआ था और उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर या जिसकी हिंदी महान रहस्य है उसके नाम से जाना जाता है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा है कि दारासिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में कराया गया? तो ये शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था।
अगला प्रश्न है 1840 के करीब कूका आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? 1840 के करीब कूका आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था, 1853 से 1857 का यह विद्रोह था, किस क्षेत्र में हुआ था? संथाल विद्रोह जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था, यह विद्रोह 1853 से 1857 तक चला था। यह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों ये था मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आप इसका PDF अगर जो चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।